हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 9 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की और यही आगे चलकर चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। उसके बाद चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा था। यह जैन धर्म का अनुयायी था और चंद्रगुप्त ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जो जैन गुरु भद्रबाहु थे वो जो दिगंबर शाखा है जैन धर्म की उसके प्रमुख थे और जो श्वेतांबर शाखा है जैन धर्म की उसके प्रमुख स्थूलभद्र हैं। उसके बाद है चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसका दूसरा नाम एलेना भी था, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात व मकरान चंद्रगुप्त को दिए गए और बदले में प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बाद है मेघसथनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और मेघसथनीज की जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। जो इन दोनों के बीच 305 ईस्वी पूर्व युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियानस ने किया है। उसके बाद है चंद्रगुप्त के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में टूट गया, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। श्वेतांबर जो जैन थे उनके जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबरों के जो प्रमुख थे वो थे भद्रबाहु। उसके बाद है विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्सल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न, यानी कि जो निम्न कुल में पैदा हुआ वो वर्सल शब्द विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में किया है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रावण बेलगोला कर्नाटक में हुई। चंद्रगुप्त ने संलेखना पद्धति द्वारा अपना जीवन समाप्त किया था। संलेखना पद्धति होती है जैन धर्म में एक, जिसमें अन्न और जल त्याग कर छोड़ दिया जाता है और मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यह 298 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात या अमित्रचेट्स कहा है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक, यानी कि जो शत्रु का नाश करने वाला हो। उसके बाद है बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र घोषाल के द्वारा की गई थी। उसके बाद है वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अगला पॉइंट है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। उसके बाद है स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था और एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की मांग की। यानी कि जो सीरिया के शासक ने जो ये इसके दरबार में राजदूत भेजा था, इसी के द्वारा इसी को बिंदुसार ने कहा कि अपने राजा से जाकर कहना कि मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को भेज दे। तो सीरियाई शासक ने 2 चीज़ें मदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दी, परंतु तीसरी चीज़ की मांग के संबंध में यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। तो 2 चीज़ें भिजवा दी, सूखे अंजीर और मदिरा, लेकिन तीसरी चीज़ के संबंध में कहा कि यह यूनान में कानून है कि हम दार्शनिकों को नहीं भेज सकते। उसके बाद है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक होता था और बिंदुसार के काल में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। उसके बाद
बिंदुसार के बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोकमान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। अशोक शासक 272 ईस्वी पूर्व ही बन गया था, लेकिन वास्तविक रूप से इसने अपना राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व करवाया था। इसको पूर्ण रूप से सत्ता संभालने और अपनी बागडोर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद ही इसने अपना राज्याभिषेक 269 ईस्वी में करवाया था, इसकी मृत्यु के बाद। उसके बाद है अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। यह दिव्यवदान ग्रंथ के अनुसार पता चलता है। दिव्यवदान ग्रंथ में इनकी माता का नाम सुभद्रांगी दिया है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। और इनकी माता का अन्य नाम धर्मा था। अशोक की माता का नाम अन्य नाम धर्मा था, यानी कि सुभद्रांगी का दूसरा नाम धर्मा था। उसके बाद है अशोक की पहली पत्नी का नाम देवी या महादेवी था, जो कि विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, और इसी से महेंद्र एवं संघमित्रा का जन्म हुआ था। यानी कि अशोक की जो पहली पत्नी थी, उसी से इसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। उसके बाद अशोक की अन्य पत्नियाँ, इनमें है संधिमित्रा, दूसरे कारुवाकीय तीवर की माँ थी, तीसरे तीशीय राक्षा, यह इसने बोधि वृक्ष को सती पहुँचाई थी। और उसके बाद है पद्मावती, यह कुणाल की माँ थी। उसके बाद है अशोक का राज्याभिषेक। बिंदुसार ने मरते समय सुसीम को राजा बनाना चाहा था, लेकिन मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बना। यानी कि जब बिंदुसार ने मरते समय ये इच्छा थी कि उसका पुत्र सुसीम शासक बने, लेकिन उसका जो मंत्री था राधागुप्त, उसकी सहायता से अशोक शासक बन गया। उसके बाद है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। और मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उडेगोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, और बराऊ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? बराऊ अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? इनमें मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उडेगोलम में। और अशोक का नाम अशोकवर्धन पुराणों में मिलता है। उसके बाद है केवल चोल, पांड्य, सात्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारत में था। यह जानकारी में द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होती है। उसके बाद है कलिंग युद्ध। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और इस चीज़ का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद है कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और कलण के द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे हमें पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था, और निग्रोध के वचन सुनकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऐसा दीप वंश में महावंश जो ग्रंथ है उनके अनुसार है। और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी, ये दिव्यवदान के अनुसार है। उसके बाद है अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो कौन से लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अहरोरा लेख में। उसके बाद है अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। उसके बाद है अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान, जो इसने ये धार्मिक यात्रा की थी, इनके दौरान लुम्बिनी में बलि नामक एक कर होता था, जो कि धार्मिक कर होता था, उसको समाप्त कर दिया, तथा भूमि कर था उसे घटाकर 1/8 भाग कर दिया। उसके बाद अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इन 4 गुफाओं के नाम है करज, चौपार, सुदामा और विसव झोपड़ी। ये 4 गुफाएं थी जिनका निर्माण अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। उसके बाद है अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के कौन सा भी लेख स्तंभ लेख में उल्लेख है? आजीविकों का 7वें स्तंभ लेख में। उसके बाद है अशोक के अभिलेखों का विभाजन। तो अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण शासन आदेश को शिलालेख कहते हैं। स्तंभों पर
जो लिखे गए शासन आदेश उन्हें शतंभ लेख कहते हैं और गुफाओं में जो उत्कीर्ण शासन आदेश उन्हें गुहा लेख कहते हैं। उसके बाद है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा किया गया है? अशोक के द्वारा। उसके बाद है अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, यह अशोक का अभिलेख है। और जो अशोक का खरोष्ठी लिपि का अभिलेख है वो शाहबाजगढ़ी से एवं मानसेरा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अरमाइक लिपि का अभिलेख तक्षशिला व लगमान अभिलेख है। और उसके बाद है अरमाइक लिपि व यूनानी भाषा का जो अभिलेख है वो सरेकुना कंधार अभिलेख है अशोक का। अगला पॉइंट है अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पादरेटी फेंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। और इसकी खोज 1750 में किसने की थी? पादरेटी फेंथेलर ने। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास यानी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को इनके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। उसके बाद है अशोक के शतंभ लेखों की संख्या 7 है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पहला है कौशाम्बी स्तंभ लेख, यह है प्रयागराज यूपी में है। इसे रानी का भी लेख भी कहा जाता है और इसमें कारुवाकी के दान की चर्चा की गई है। कारुवाकी के दान की चर्चा की गई है जो कि अशोक की पत्नी थी। उसके बाद है रोमिंदेई अभिलेख, यह नेपाल में है अशोक का भी लेख और इसे लुम्बिनी स्तंभ लेख भी कहते हैं। उसके बाद है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लेकर जाया गया। उसके बाद है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा हरियाणा से दिल्ली लेकर जाया गया। तो जो दिल्ली मेरठ अभिलेख है वो मेरठ से दिल्ली लेकर जाया गया फिरोज शाह के द्वारा, और जो दिल्ली टोपरा है वो टोपरा से दिल्ली लेकर जाया गया, टोपरा हरियाणा में है। उसके बाद है लोरिया आर्यराज और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख चंपारण बिहार से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख, ये तीनों स्तंभ लेख। उसके बाद हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, मौर्य साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मौर्य साम्राज्य में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या या तो 12 होती थी या 16 या 20 होती थी। उसके बाद अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्य काल में जासूस को चर कहा जाता था। और अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्कर कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। उसके बाद है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जो कि इसकी पहली पत्नी के पुत्र और पुत्री थे। अशोक की जो पहली पत्नी थी देवी या महादेवी विदिशा के व्यापारी की पुत्री, उसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक ने इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उसके बाद हम मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था और एक गोप के अंदर 10 ग्राम आते थे। 10 गांव एक गोप के अंदर अंतर्गत आते थे। उसके बाद है मेघशतनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित थे। यानी कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के द्वारा किया जाता था जिनके लिए 6 समितियां बनाई गई थी। यानी कि हर एक समिति में 5 सदस्य थे। 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बनाई गई थी, टोटल 30 सदस्य जो कि नगर का प्रशासन चलाते थे। उसके बाद है मेघशतनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। वो 7 वर्ग हैं दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इन सभी का वर्णन इसने मेघशतनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। इंडिका जो मेघशतनीज के द्वारा लिखी गई है उसमें इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। उसके बाद है मेघशतनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। तो मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। उसके बाद है मौर्यकालीन मुद्रा। तो मौर्यकालीन जो साम्राज्य की राज्य की मुद्रा थी वो थी पण। सोने के सिक्के को सुवर्ण एवं पाद कहा जाता था। चांदी के सिक्के थे कारसापण, पण और दर्ण। और जो तांबे के सिक्के थे उनके नाम थे मास्क, काकनी और अर्ध काकनी।
उसके बाद है स्त्रियों की दशा। तो मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। अर्थशास्त्र के अनुसार, जो कि कौटिल्य चाणक्य, जिसका दूसरा नाम है, या विष्णुगुप्त की के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद है अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह की उम्र स्त्री के लिए 12 वर्ष एवं पुरुष के लिए 16 वर्ष थी। दहेज प्रथा चरम सीमा पर थी। मौर्य काल में स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थी और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा। मेघसथनीज ने भारत में दास प्रथा न होना बताया है, परंतु बौद्धिक साहित्य, अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों में दास प्रथा के प्रचलन की पुष्टि होती है। यानी कि और अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। यानी कि मेघसथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से दास प्रथा होने का प्रचलन मिलता है। और अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की पुस्तक, उसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख भी दिया गया है। उसके बाद है शूद्रों की स्थिति। मौर्य काल में शूद्रों का उत्थान प्रारंभ हुआ। पुराणों में शूद्रों को अनार्य माना जाता था, परंतु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना है तथा इन्हें म्लेच्छों से भिन्न बताया है। और उसके बाद है मौर्य काल में शूद्रों को कृषि कार्यों में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है मौर्यकालीन बंदरगाह। तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। पश्चिमी तट पर बड़ौच एवं सोपारा और सार्थवा, यह व्यापारियों का नेता होता था। उसके बाद है मौर्यकालीन कर। सबसे पहले है भाग कर। यह भूराजस्व कर था और अर्थशास्त्र के अनुसार यह 1/6 भाग था और विदेशी स्रोतों के अनुसार यह 1/4 भाग था। दूसरा परिणय कर। परिणय कर यह एक आपातकालीन कर था जो कि उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। उसके बाद है सेना भगत। सेना भगत था यह किसी भी अभियान के समय सेना से लिया जाने वाला कर। उसके बाद है अगला पॉइंट है प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अगला है सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था मौर्य काल में, और बिना वर्षा अच्छी फसल देने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। अगला पॉइंट है नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इस वंश के संस्थापक मौर्य के, तो इन्होंने घनानंद को हराने के लिए, यानी नंद वंश को समाप्त करने के लिए, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसके समाप्त करने के लिए कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। उसके बाद है मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। यानी कि मौर्य शासनकाल कब से कब तक, कितने वर्षों तक था? 137 वर्षों तक। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य काल में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 9 राजा थे। उसके बाद है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे अशोक की शांति प्रियता और अहिंसा, सॉरी यहाँ मैं की जगह ये आएगा शांति प्रियता और अहिंसा की नीति, अशोक की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, मौर्य शासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना और अधिकारियों का प्रशिक्षित न होना, और अगला है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। ये कुछ कारण हैं जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। कुछ मेन कारण यही थे और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।